आपण पाहत आहात जनद्रोह आवाज सामान्यांचा। नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। जब से मॉनसून सत्र के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंग्रेजों के जमाने के कानून में बदलाव के लिए 3 बिल सदन में पेश किए थे, उसके बाद से इमाम बुखारी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक सबके पेट में दर्द हो रहा है। सबके सब एक सुर में 190 साल पुराने कानून के पैरोकार बन गए हैं। सबको आज के जमाने में ये 190 साल पुराने कानून बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं और ये पूरी जमात नए कानून को एंटी मुस्लिम बताने में भी जुट गई है। किस वजह से ये लोग डर गए हैं नए कानून से? भड़काऊ बयान नहीं दे पाएंगे इसलिए डर गए हैं, या देशद्रोह की धारा 150 के तहत बहुत सख्त प्रावधान किए गए हैं इससे डर गए हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नाजिया इलाही खान। नमस्कार नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंजू जी, मुझे बुलाने के लिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय हो। ये बताइए कि इमाम बुखारी साहब को क्या हो गया है? जुम्मे की नमाज के बाद उनका भी कहना है कि ये जो कानून बदलने की बात रखी गई है संसद में, कानून बदलेंगे, 190 साल पुराने अंग्रेजों के कानून बदलेंगे, लेकिन उन्हें भी बड़ी तकलीफ होने लगी है। उन्हें लग रहा है कि ये एंटी मुस्लिम होगा जितने भी कानून बदले जाएंगे। देखिए, जो कानून को और स्ट्रिक्ट किया गया है या अमेंडमेंट जो है वो संवैधानिक हक है। हमारे पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में और राज्यसभा में जो सदस्य चुन करके भारत के लोग जो उनको चुन करके भेजते हैं, ये उनका कर्तव्य है और ये उनका अधिकार है कि वो सिनेरियो के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, इंसिडेंट और एक्सीडेंट के हिसाब से वो अमेंड कर सकते हैं कानून को। और ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बल्कि हमको 15 अगस्त और भी ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए कि 190 साल के बाद पहली बार हम लोगों को अपना कानून मिला है जिसमें पनिशमेंट देने की बात नहीं की गई है, जस्टिस देने की बात की गई है। पर क्यों मुसलमान को और उनके बड़े नबी, जिनको इमाम बुखारी को नबी कहा जाता है, उनके सीने में दर्द इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि कभी वो इटली का पास्ता खाया करते थे ना, और घूमा करते थे, उनके आगे पीछे लहराते थे, बल खाते थे। और क्योंकि देखिए अभी जो नया कानून आ रहा है उसमें कन्वर्शन, लव जिहाद, ऐसी चीजों को बहुत सख्ती कर दी जा रही है। अब क्योंकि इमाम बुखारी के घर के अंदर ही लव जिहाद हो चुका है, तो अब वो सोच रहे हैं कि हम क्या मुंह लेकर के भारत के लोगों को दिखाएंगे। कई ऐसे मुस्लिम्स भी हैं जो बहुत एडुकेटेड हो चुके हैं, जो खुद भी कह रहे हैं कि नहीं भाई, कानून को चेंज होना बहुत जरूरी था, हम ब्रिटिश के लॉ पर क्यों चलेंगे, हमको तो बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान का अपना कानून है और पनिशमेंट की बात छोड़ करके जस्टिस की बात की जा रही है। जिस तरह से गरीब और पसमानदा लोगों को बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ता था, बड़े लोग फिर भी बड़े वकीलों को हायर करके अपना इंसाफ ले आते थे, लेकिन गरीबों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, उनसे इंसाफ कहीं दूर निकल जाता था। तो जस्टिस डिले मतलब जस्टिस डिनाइड। पर ये बात मुसलमान के नबी इमाम बुखारी को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो एक ऐसी सरकार की दलाली किया करते थे जहां पर 26/11 की अनुमति थी, जहां पर अजमल कसब को आने की अनुमति थी, जहां पर अफजल गुरु को आने की अनुमति थी, जहां पर निर्भया जैसा एक अपराध होने की अनुमति थी, इतने सारे 12 लाख करोड़ के स्कैम होने की अनुमति थी। मुसलमान जब चाहता था कभी भी किसी का गला काट देता था, शरिया के नाम पर और मुसलमान औरतों को डिप्राइव किया जाता था। तो अब इन चीजों पर जब एक स्ट्रिक्ट कानून ला करके इस चीजों को रोका जाएगा, इसीलिए मुसलमानों के नबी इमाम बुखारी को बहुत ज्यादा दिल में दर्द पहुंच चुका है कि पाकिस्तान की तरह क्रिमिनल एक्टिविटीज अब हम नहीं कर पाएंगे और कानून के हिसाब से अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ हमको अपने हर स्टेप को आगे लेकर के बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि भड़काऊ भाषण देने को लेकर भी बड़े सख्त कानून आने वाले हैं। फिर राजद्रोह जो देशद्रोह में तब्दील हुआ है उसमें भी बहुत सख्त प्रावधान है। तो मैं जानना चाह रही हूँ आपसे कि लव जिहाद नहीं हो पाएगा, अब भड़काऊ भाषण नहीं दिया जा सकेगा, कोई देशद्रोह वाली बात नहीं कर पाएंगे ये लोग, क्या इसलिए भड़के हुए हैं? और देशद्रोह जो है, जो राजद्रोह की जगह लाया जा रहा है, उसमें क्या क्या प्रावधान है जिससे कि ये सारी जमात डरी हुई है? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊंगी। सेडिशन लॉ क्या है?
सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को, हमारे लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सेडिशन का मतलब क्या होता है, बगावत होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, in it the British government can arrested without due trials anyone who is protesting or criticizing the British government, ठीक है। Rowlatt Act, when British government can imprison people without due trial, it came into effect on March 1990. मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि हमारे कानून को अमित शाह जी ने इतनी खूबसूरत से अमेंड किया है, जहां पर ब्रिटिश के, यूके के और ब्रिटिश रॉलेट के बनाए हुए सारी चीजों को उन्होंने खत्म करके, पनिशमेंट देने की बात को खत्म करके जस्टिस देने की बात कही है। अब मैं आपको बोलती हूँ राजद्रोह और देशद्रोह क्या होता है। सपोज एनआरसी को लेकर के, सीएए को लेकर के जो इतने सारे जो कैंपेनिंग हुई और इतने सारे ग्रुप में लोग बैठे, वो शाहीन बाग हुआ, मैं एक एक करके आपको बताऊंगी पॉइंट वाइज। तो वो क्या होता है कि पहले वो कहीं एक पाड़ा और मोहल्ला में स्टार्ट होता है, उसके बाद वो पूरे राज्य में स्टार्ट हो जाता है, और कहीं ना कहीं चिंगारी सुलगते हुए वो देश में आग लगाने की कोशिश कर देता है। उसके बाद फिर शाहीन बाग, फिर अफजल गुरु के लिए अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है। उसके बाद फिर हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उसके बाद हुआ कि मोदी तेरा सर कलम होगा। उसके बाद नुपुर शर्मा के वक्त में देखिए गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। तो ये सारी चीजें जो आतंक मचाया जाता है, उस चीजों को कंट्रोल करने के लिए और एक ही तीली लगे वहीं पर अरेस्ट करके एकदम जेल की सलाखों में डालने के लिए 150 आईपीसी एक्ट लाया जा रहा है, धारा लाई जा रही है, जिसको विद इन 70 आवर्स इंप्लीमेंट करने की बात कही जा रही है। अब अंजू जी, मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि पहले होता क्या था। मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता देती हूँ कोर्ट के अंदर का, कि 2011 से लेकर के 2023 तक में श्रीमती ममता बनर्जी ने हर ईद की नमाज में बहुत प्रोवोकेटिव और भड़काऊ भाषण दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि मुसलमानों अल्लाह से दुआ करो ये बीजेपी फसादी को खत्म करने के लिए। तो दिस इज एक्चुअली भड़काऊ भाषण। पर जब मैं कलकत्ता हाई कोर्ट में जब मैंने पिटिशन फाइल किया, तब मुझे वहां पर ये रिप्लाई आया जज की तरफ से कि आपने खुद नहीं सुना है, आपने न्यूज और पेपर के थ्रू ये सुन करके आप मेरे पास आ गई हैं। अगर आपने खुद सुना होता तब हम इस पर ऑर्डर देते। ठीक है। अब इसमें क्या होता था कि जो लोग सच बोल रहे हैं उन्हीं को थप्पड़ खा लेना पड़ता था, और कहीं ना कहीं वीआईपीस को, जो वीआईपी का टैग लगा करके बैठे हैं, वो देशद्रोह का काम, वो आतंक मचाने का काम, वो भड़काऊ भाषण का काम दे करके भी वो बच जाते थे। अब इसमें क्या है कि आई विटनेस में सीसीटीवी कैमरा दे दिया गया है, आई विटनेस में वीडियोग्राफी दे दी गई है, आई विटनेस में न्यूज़पेपर कटिंग दे दिया गया है, आई विटनेस में वो इंसान जो लिखना पढ़ना नहीं जानता है, पर जज के सामने अगर खड़ा होके बोल देगा कि हाँ मैं वहां पर था, मेरा प्रेजेंस था, मैंने ये चीज देखा है कि श्रीमती ममता बनर्जी ने बीजेपी और ईडी और सीबीआई के अगेंस्ट में इतना भड़काऊ भाषण दिया है, वो भी अप्रूवल होगा, उसको भी अप्रूवल किया जाएगा। इसलिए इन लोगों के कलेजे में बहुत दर्द मची हुई है। अब मैं अरविंद केजरीवाल जी की बात कर दूं, 2015 में अरविंद केजरीवाल जी क्यों बच गए? जब उन्होंने 26 जनवरी के को डिफेम किया था, 26 जनवरी के अगेंस्ट में उन्होंने परेड निकाल दिया था। और फिर जो अरविंद केजरीवाल शुरू से कहते आ रहे थे कि हम तो कभी वीआईपी नहीं बनेंगे, हमको वीआईपी की जरूरत नहीं है, वही अरविंद केजरीवाल ने शिकायत लगाई मीडिया के सामने कि भाई हमको तो कार्ड ही नहीं आया था इनविटेशन का, तो हम 26 जनवरी जाते कैसे? तो भैया तो वीआईपी कार्ड की जरूरत क्या है? 26 जनवरी 15 अगस्त तो ऐसी चीज है कि हर एक इंसान जो देश से मोहब्बत करता है वो उस प्रोग्राम में जा सकता है और कोई उसको मना नहीं करेगा। तो ये सारे देशद्रोह और राजद्रोह के जो काम इन लोगों ने किए हैं, आज इनके कलेजे में दर्द हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ऑर्डर के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर, दिल्ली ऑर्डिनेंस का हम लोगों ने देखा है अंजू जी, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि पार्लियामेंट के भी इसमें
दायरे हैं कि वो इस पर आलोचना करके एक सही लॉ को अमेंड करके ला सकते हैं। अदरवाइज जो चीजें, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और वह ये कॉर्पोरेशन पे आता है, इसलिए बाकी स्टेट की तरह दिल्ली को नहीं देखा जा सकता है। तो इसमें मैं लोकसभा और राज्यसभा को, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, लोकसभा और राज्यसभा का ये अधिकार है कि वो इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। अब इसमें देखिए दो वजह आती है, इतने घोटाले में आप पार्टी मलूस है, उसके बाद फिर जैसे ही उनको थोड़ा सा एक जगह मिला था, ऑर्डर मिली थी सुप्रीम कोर्ट से, वैसे ही वो चले गए थे और शराब का जो घोटाला हुआ था उस पर सिग्नेचर चेंज करना, डॉक्यूमेंट चोरी करना, हालांकि सीसीटीवी कैमरा में वो चीजें कैद हुई थी, पर वीआईपी होने की वजह से यही सेडिशन लॉ 124 में 124A को मैनिपुलेट करके वो लोग निकल गए थे। तो अब जब ये सीसीटीवी फुटेज आप जिसका जिक्र कर रही हैं वो 15 और 16 मई के आसपास की है, जब विजिलेंस के कमिश्नर को हटा दिया गया था। फिर उन्होंने खुद कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कार्यालय से बड़ी जो सेंसिटिव फाइल्स है उनको दाएं बाएं किया जा सकता है। फिर उनके रूम में जाकर आधी रात को कुछ लोगों ने फाइलों को दाएं बाएं किया। तो आपका कहना है कि वो जो सीसीटीवी फुटेज था, अगर वो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में पहुंच जाता है तो जो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए, जिन्होंने सब करवाया होगा, उनके ऊपर देशद्रोह का मामला बनेगा और सीधे सीधे अंदर होंगे वो एकदम सीधे सीधे। जस्ट सपोज मैं छोटी छोटी बात बता देती हूँ, मैंने अभी कलकत्ता में श्रीमती ममता बनर्जी का बताया, बहुत छोटी छोटी बात बता रही हूँ। अभी क्या हो गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वुमेन सिक्योरिटी की वजह से हर एक जगह पे सीसीटीवी कैमरे के बारे में बात कर दी है। उत्तर प्रदेश में तो गली कूचे में से सीसीटीवी कैमरा है, जिसकी वजह से बहुत सारे वारदात हमको सीसीटीवी कैमरा से दिखाई दे देते हैं। अभी क्या है कि एक पुलिस ऑफिसर, मान लीजिए ट्रैफिक का पुलिस ऑफिसर है, अगर वो आपसे बेजा 100 रुपए भी ले रहा है और वो सीसीटीवी कैमरा में आ गया है, तो हम जाकर के कोर्ट को ये कह सकते हैं कि इस टाइम का, इस दिन का सीसीटीवी कैमरा निकालिए, देखिए उसने मेरे से ब्राइब लेने के लिए मुझे थ्रेट किया है, और वो काम हो जाएगा। आपको कोर्ट इस चीज का वेट नहीं करेगा कि उस सीसीटीवी कैमरा का फॉरेंसिक टेस्ट होगा, उस सीसीटीवी कैमरा का और टेस्ट होगा, उसके बाद फिर हम पूरे सर्कमस्टांसेस देखेंगे, उसके बाद फिर हम ट्रायल करेंगे, तो पता चला कि मुझे इंसाफ मिलने के बजाय मेरा पोता पोती को इंसाफ मिलेगा, जो अब तक हमारे हिंदुस्तान के कानून में यही होता चला आ रहा था। लेकिन अभी क्या है, इंस्टेंट एक्शन है, इंस्टेंट। अभी मेरे साथ एक हादसा हुआ है कि मेरे को एक पुलिस ऑफिसर ने बदतमीजी से बात की है, मैं सीसीटीवी कैमरा के सर्विलेंस में हूं, मैंने तुरंत अपने मोबाइल से एक मेल किया है ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम को या दिल्ली पुलिस कमिश्नर या बॉम्बे पुलिस कमिश्नर, इमीडिएट वो देखेगा और उस मेल के रिप्लाई में विद इन 24 आवर्स वो मुझे एफआईआर भेजेगा। क्योंकि एक चीज और ना नाजिया जी की, हमने बहुत से मामलों में देखा कि व्हाट्सएप चैट को लेकर होता था कि फॉरेंसिक जांच होगी तब पता चलेगा सच में एडमिसिबल है कोर्ट के सामने ये एविडेंस या नहीं। फिर अगर फोन पे बात हुई है, सीसीटीवी कैमरा पे हुई है, तो इन सब जितने भी डिजिटल एविडेंस होते थे इनको बड़ी शक की नजर से देखा जाता था कि पता नहीं इस पर कोर्ट संज्ञान लेगा या नहीं, या इन्हें एक्सेप्ट करेगा या नहीं। लेकिन जैसे आप बता रही हैं कि जो नई व्यवस्था होगी इसमें इन सबको इनको माना जाएगा, इनको एक्सेप्ट किया जाएगा कि ये सबूत है और इनके आधार पर ही कार्रवाई हो सकती है। देखिए, हम लोग तो रोज कोर्ट का सामना करते हैं, और जिस तरह से रेप के केसेस में, जिस तरह से मॉलेस्टेशन के केसेस में, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में हम लोग सुबह 9 बजे से 5 बजे तक छोटी छोटी बच्चियों का जो रेप होता है उसको गोद में लेकर के महिलाएं बैठी रहती हैं, वो रोती है, तो ये जो दुख होता था ना, बहुत बहुत मन में लगता था, इमोशनल हो जाते थे, हम लोगों के आंखों से पानी गिर जाता था। अब क्या है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आप बात कीजिए, उस बच्ची को कोर्ट में सब इतनी भीड़ में लाने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था कि वकील मैं अगर कलकत्ता में हूँ और सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स नहीं देख रही हूँ, या मैं दिल्ली में हूँ, मैं हाई कोर्ट के मैटर्स नहीं देख रही हूँ, तो वो पास ओवर ले लिया गया। वो बेचारा जो 1 महीना माला जपा है कि आज मेरा डेट आएगा, नहीं मेरा वकील तो दिल्ली चला गया, तो ये डेट भी खत्म हो गया, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से डायरेक्ट मैं कनेक्ट हो सकती हूँ और मैं कह सकती हूँ कि ये मैटर मेरा सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, इसलिए मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत आप अपना सबमिशन रख रही हूँ।
तो इतनी चीजों को डिजिटलाइज करने की कोशिश की गई है, चार्जशीट से लेकर केस डायरी से लेकर के ऑसिफिकेशन रिपोर्ट से लेकर के पुलिस ट्रायल से लेकर के पुलिस रिपोर्ट से लेकर के हर चीजों को डिजिटलाइज करने की कोशिश की गई है ताकि जस्टिस जल्दी मिले, ताकि गरीब से गरीब इंसान को भी जस्टिस मिल जाए। पहले क्या होता था, मान लीजिए एक चोरी का भी केस हुआ है, अभी क्या है, हमको थाना जाना है, थाना क्या बोलेगा, एक चिट्ठी लिख करके लेकर आओ। सारे के सारे लोग तो इस कैपेबिलिटी में नहीं होते हैं कि वो कानूनी तरीके से चिट्ठी लिख सकते हैं। अभी क्या है कि आप व्हाट्सएप पे लिख करके भी आप नियरेस्ट थाना को भेज सकते हैं, मेल के थ्रू आप अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज आपको आता है उस पे लिख करके आप भेजिए, आपका FIR आएगा विद इन 24 आवर्स। तो कहीं ना कहीं बीच से वकील का खर्चा बच रहा है ना लोगों का। हाँ, बिल्कुल। और फिर एक चीज और है कि आपने जब व्हाट्सएप कर दिया तो वो सामने वाला डिनाई नहीं कर सकता कि मुझे नहीं आया, मैंने नहीं देखा, मैं नहीं कर सकता। अब उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि उसके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, अब वो संज्ञान ले और वो FIR की कॉपी वापस 24 आवर्स में उसी व्हाट्सएप पर भेजे। जी बिल्कुल। साथ साथ में एक चीज और आपको बताती हूँ कि जैसे क्या होता था कि कोई भी लड़का किसी लड़की को, जैसे मणिपुर में हुआ, एक वीडियो वायरल हो गया और इतना हाहाकार मचा, इतनी परेशानी हुई। अभी क्या है कि साइबर क्राइम जो है उसको भी ये अनुमति है और पुलिस को भी ये अनुमति है कि आप सिर्फ अक्यूज को नहीं अरेस्ट करेंगे, जिसने ये वायरल किया है आप उसको भी पता करके उसको भी अरेस्ट करो, और उस टीम में वायरल करने वाले टीम में जो लोग हैं आप उसको भी अरेस्ट करो। क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जिस शख्स ने वो वायरल किया, जिसने वो शूट किया, अगर उसी वक्त वो पुलिस को दे दिया जाता तो मेरे ख्याल से उन बच्चियों को, उन महिलाओं को बड़ी जल्दी न्याय मिल जाता, वो लोग सब पकड़े जाते जो इतने दिनों के बाद पकड़े गए हैं। तो जिसने ये साजिशन किया, जानबूझकर किया, किसी प्रोपेगेंडे के तहत किया, कम से कम उन सब पर भी तो नकेल कसनी चाहिए ना। गुनहगार तो वो सारे के सारे हैं। तो आपका कहने का मतलब कि ये जो नया कानून आएगा इसमें ये सब के सब धरे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो नया कानून आ रहा है इसमें सिर्फ ये नहीं देखा जा रहा है कि यहाँ पर घटना हुई, यहाँ पर घटना हुई, यहाँ पर घटना क्यों हुई, यहाँ पर घटना किसने करवाई, यहाँ पर घटना करवाने वाला का फंडिंग कहाँ से आया, और जिसने फंडिंग किया उसने किस इंटेंशन के तहत इस घटना को करवाने के लिए फंडिंग किया है। अब जो घटना में मलूस है, जो इन्वॉल्व है, उसके जितने क्रिमिनल बायोडाटा है वो निकालिए। इससे पहले उसने कितने क्रिमिनल चीजें किया हुआ है या की हुई है उसको निकालिए। तो उस हिसाब से अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर ये 150 IPC जो है, जो अभी आने वाला है, ये अगर उस वक्त आ जाया होता जिस वक्त कन्हैया ने, कांग्रेस के कन्हैया, राहुल गांधी के बगल में चलने वाला कन्हैया, अगर उस वक्त ये धारा आ गई होती तो कन्हैया का बेल मुमकिन नहीं, नामुमकिन था। छट्टी का दूध भी पी लेता ना तो बेल नहीं होता कभी। आप सोचो कि हम एक ऐसे शख्स को देखते हैं टीवी पर और एक ऐसे शख्स को सुनते हैं टीवी पर मजबूरी में, जो हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाता था। और शेम ऑन राहुल गांधी के एक ऐसे शख्स को साथ में लेकर के घूमा है, चलता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है, जिसने हिंदुस्तान के टुकड़े होने का नारा लगाया था। और वो संसद में जाकर के कहते हैं कि मणिपुर को भारत से अलग कर दिया गया है, भारत माता को तोड़ दिया गया है। शेम ऑन हिम। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को ना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये जिस घटना का आप जिक्र कर रही हैं ना, JNU में, जहां पर ये नारे लगे थे, खालिद, उमर खालिद, ये सब लोग जो थे 8-10 लोग थे जिनके खिलाफ ये FIR दर्ज हुई थी, जो भी कितना वक्त लिया था इनके मामलों को आगे बढ़ाने में। याद है, इनकी बहुत दिन तक केस को दबा कर रखा गया था, इजाजत नहीं दी गई थी। और फिर उस वक्त भी हम सबको ये लगा था कि इतना बड़ा गुनाह इन्होंने किया, देश के टुकड़े करेंगे, इसकी बात की, अफजल गुरु के लिए बड़े नारेबाजी की, उसके बाद भी ये बच गए, इनके खिलाफ कुछ हुआ ही नहीं। तो तब बड़ी घुटन होती थी कि इन लोगों को क्यों नहीं सलाखों के पीछे डाल दिया जाता जो सरेआम इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन अब आप कह रही हैं कि जो नया कानून आ रहा है, इस 124A की जगह 150 सेक्शन जो आ रहा है, उसमें इन सबको जमानत मिलेगी ही नहीं जब एक बार अंदर गए।
डेफिनेटली, क्योंकि पहले क्या होता था ना कि पहले हम अगर सीसीटीवी फुटेज देते थे, हम न्यूज़पेपर कटिंग देते थे, हम न्यूज़पेपर रिकॉर्डिंग देते थे कोर्ट को, तो कोर्ट कहता था आपने खुद नहीं देखा है, आपने किसी के थ्रू देखा है, तो हम उसको नहीं मानेंगे। आप अगर खुद देखी होती तो हम उसको मानते। तो अब ये चीजें जो है ना, ये वीवीआईपी को ये बिल्कुल भी प्रावधान नहीं मिलेगा कि आप मतलब किसी तरीके से दाएं बाएं से निकलने का, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अच्छा, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, ये अब तक 26 की टीम जो है, और ये जितने मुसलमान हैं, नबी हैं और मुल्ला है, मौलवी है, लुंगी छाप है, मदरसा छाप है, तो ये लोग जो इतना दर्द महसूस कर रहे हैं, पर आज से नहीं 9 साल से एक ही बात बोल रहे हैं, असदुद्दीन अवैसी से लेकर के सारे मदरसा छाप लोग, कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, यही बोलते हैं। तो भैया तुम्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, और इस इंडिया के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भड़काऊ भाषण पर ऐसी कमर कसी है कि तुम लोग खुशी से मिठाई लड्डू पेड़ा बांटना चाहिए था कि अब तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बता देंगे, ये भड़काऊ भाषण देंगे और हम अरेस्ट करवाएंगे। तो ये तो होना चाहिए था। देखिए, सच हमेशा अंजू जी सामने आती है, ना मोहब्बत दुकान में मिलती है, राहुल गांधी जैसा झूठ बोलते हैं, और ना ही सच को कोई छुपा सकता है। आज इनका दर्द सामने आ रहा है, क्योंकि भड़काऊ भाषण में मुसलमान के ये नबी, मौलवी, मुल्ला, असदुद्दीन अवैसी, ये अरविंद केजरीवाल, ये श्रीमती ममता बनर्जी सर्वप्रथम है, लिस्ट में पहला नाम है। और यही रीजन है कि कल स्पोक पर्सन, टीएमसी के स्पोक पर्सन कुणाल घोष ने कल शशि पांजा के साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है बंगाल में, कि कल 15 अगस्त लास्ट है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का लाल किला से 15 अगस्त में भाषण देना। अब आप सोचिए, बैठा कहाँ है, कुछ 6 साल जेल खटा हुआ आसामी है शारदा चिटफंड में, और भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहा है। तो आज ऐसे लोगों को तकलीफ, सिर में दर्द, पेट में दर्द, छोटा मोटा हार्ट अटैक, किडनी में दर्द सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि इनको अपने अंदर की बात तो पता है कि भैया भड़काऊ भाषण तो हम देते हैं। आप असदुद्दीन अवैसी की, अंजू जी, जितने भी भाषण है जो वो हैदराबाद में देता है, आंखें ऐसे ऐसे करके, बंद बंद करके, आप सुन लो। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखो मुसलमान क्या कर सकता है। ये भाषण किसका था? उसके भाई का ही था ना शायद। अब आप बताइए, मुसलमानों को डिप्राइव करके रखा गया है, ये भाषण किसका था? भैया तू इतना वारिस पठान जो उसकी पार्टी का ही नेता है, वो भी तो यही सब भाषा बोलते हैं। सारे के सारे जो AIMIM के हैं वो इसी तरह की भाषा बोलते हैं। तो अब आप सोच लो, 1937 का, मैं आपको फिर से कहूंगी एक बार कि 1937 का जिन्ना का बनाया हुआ शरिया लॉ इनको पसंद है, 190 साल पुराना ब्रिटिश का बनाया हुआ कानून इनको पसंद है। इनको हिंदुस्तान पसंद नहीं है, ये हिंदुस्तान पसंद नहीं करते हैं। ये हिंदुस्तान का लाभ उठाते हैं, हिंदुस्तान की योजनाओं का लाभ उठाते हैं, हिंदुस्तान की शांति का लाभ उठाते हैं, हिंदुस्तान में जितना लिबरल माहौल है उसका लाभ उठाते हैं, पर हिंदुस्तान से इनको मोहब्बत नहीं है। नहीं तो आज अगर वाकई में इस भूमि से मोहब्बत करने वाला मुसलमान होता, आज वाकई में इस भूमि से मोहब्बत करने वाला हिंदू होता, तो सत सत नमन करता कि पहली बार किसी सरकार ने ब्रिटिश लॉ से हम लोगों को आजादी दिलाई है। और वाकई में अमृत हमने टेस्ट किया है, हमने वाकई में अमृत टेस्ट किया है। हमें ब्रिटिश से वीरों ने तो आजादी दिला दी, पर उसके कानून से आजादी हमें अब तक नहीं मिली थी, अब जाकर मिली। तो ये तो मुझे 75 साल बाद, आजादी के 75 साल बाद सोचिए, अब हमने आजादी का अमृत वाकई में टेस्ट किया है। हमारा कानून है, हम सर उठा करके अब बोल सकते हैं कि ये हमारा कानून है। ये समझाइए नाजिया जी, अभी आपने भी सुना होगा, आज जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने कहा कि जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, राक्षस हैं वो लोग। ये भी तो भड़काऊ बयान है। जी बिल्कुल भड़काऊ बयान है, लेकिन अभी तो स्टैंडिंग कमेटी में 150 की धारा अटकी हुई है, इसलिए कुछ वक्त है इन लोगों को और गुलछर्रे उड़ा ले। और देखिए अंजू जी, मैं बहुत क्लियर बोलूंगी कि देखिए, कुत्ते को कुत्ता ही पहचानता है, शेर को शेर ही पहचानता है, बंदर को बंदर ही पहचानता है। तो कौन राक्षस है, वो राक्षस को देखा होगा अपने परिवार में,
तभी वो राक्षस पहचाना होगा। अदरवाइज मैं आपको सिविलाइज्ड बोलूंगी, एडुकेटेड बोलूंगी, आप मुझे सिविलाइज्ड बोलिएगा, एडुकेटेड बोलिएगा। तो इस तरीके की भाषण जो है ये 4 दिन की चांदनी है, फिर वही काली रात है। ये अब तक 26 की टीम जितना भी भाषणबाजी कर ले, ये शुरू से ही भाषणबाजी के ही ये लोग मुरीद होते हैं। आने दीजिए स्टैंडिंग कमेटी से ये 150 की धारा। मैं तो आपको सीना ठोक के बोल रही हूँ, हर दूसरे दिन पे तो मुझे बंगाल में ये 150 धारा यूजफुल होगा। मैं तो इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करूंगी बंगाल में। ममता बनर्जी तो मुझे लगता है मौन व्रत रख लेंगी। मैं तो मतलब रोज उंगलियों पे जल्दी आए। मुझे ये बताइए कि इस देशद्रोह की 150 धारा के अंदर क्या क्या आएगा? बोलना, लिखना, मतलब वो सारा थोड़ा मेरे दर्शकों को समझा दीजिए, कौन कौन से मामले इसके तहत आएंगे? देखिए, मैं इसको आपको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ, क्योंकि जो इम्प्लीमेंट किया गया है ना उसकी एक कॉपी मेरे पास है, तो मैं वो आपको समझा देती हूँ। सेक्शन 150 ऑफ द बिल रीड्स एज whoever purposely or knowingly by words either spoken or written or by sign or by visibly representation or by electronic communication or by using of financial mean, जो मैंने आपको बताया कि फाइनेंस कौन कर रहा है, or otherwise excites or attempts or excites session or armed rebellion or supervise activities or encourages। मतलब सपोज के एक घटना हो रही है या एक मुद्दा उठा है, अब उस पे मैं यहाँ पर बैठे बैठे एक कांग्रेस के आदमी ने कह दिया हाँ इस पर तो रैली निकलनी चाहिए, इस पर तो ये होना चाहिए, वो भी कल्प्रेट है, वो भी अक्यूज्ड है, सिर्फ बोलने वाला भी अक्यूज्ड है। जो मैंने आपको सीरियल से बताया, ये घटना हुई तो क्यों हुई, किसने करवाई, किसने फाइनेंस किया, किसने दिमाग दिया तो क्यों दिया, तो ये स्टेप वाइज होगा। पूरी कड़ी, पूरा का पूरा वो जो दायरा है, वो जो पूरा का पूरा गैंग है वो पकड़ा जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। और ये जो कन्वर्जन के लिए है कि मतलब नाम बदलकर अगर शादी करते हैं, नाम बदलकर कुछ गलत व्यवहार करते हैं, कन्वर्जन करवाते हैं जबरदस्ती, इसको लेकर भी तो बहुत ज्यादा ऊहापोह है ना, इसको लेकर भी तो बहुत दर्द है ना। हाँ देखिए, अब बहुत खूबसूरत है 376 जो हमारी रेप की धारा थी आईपीसी में, 376 डी जो हमारे गैंग रेप की धारा थी आईपीसी में, उसमें 376 में कहीं ना कहीं एक बेल का प्रावधान मिल जाता था, पर उसमें क्लॉज 3 लगा दिया गया डायरेक्ट, चलो 20 साल अंदर, नो इफ नो बट 20 साल अंदर। जुवेनाइल में भी, पॉक्सो में भी यही कर दिया गया है, नो इफ नो बट, कोई सप्लीमेंट्री पिटीशन नहीं, कोई मानवाधिकार नहीं, किसी तरीके का कोई ह्यूमन राइट्स का पिटीशन नहीं, चलिए अंदर। उसी तरीके से कन्वर्शन में, जैसे एक मुसलमान लड़के ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, वो है साहिल, पर वो बन गया है सैम या समीर। अब उसने क्या किया है, एक लड़की, हिंदू लड़की को उसने ट्रैप किया है, अब वो मिला, बाद में पता चला कि वो तो मुसलमान लड़का है, तो उसके ऊपर नॉन बेलेबल सेक्शन धारा पर उसको 3 से 7 साल की कड़ी सजा हो जाएगी, और बहुत सारे सबूतों की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो इंस्टाग्राम अकाउंट उस लड़की को दिखाना पड़ेगा, और इनबॉक्स में जो चिटचैट हुए हैं सिर्फ वो ही दिखाना पड़ेगा, दैट्स इट। आपको किसी विटनेस की जरूरत नहीं है, आपको किसी आई विटनेस की जरूरत नहीं है, आपको किसी पिटीशन की जरूरत नहीं है, बस आप थाना जाइए, आप वो इंस्टाग्राम दिखाइए कि भाई ये लिखा है कि इसका नाम सैम है या इसका नाम कोई समीर है, और ये कहा कि ये हिंदू है, इसने कुछ कड़ा पहना हुआ है, पर ये निकला मुसलमान है। तो ये चीजों की भी जो प्रावधान है वो बहुत जबरदस्त तरीके से, और वुमेन सिक्योरिटी को स्नैचिंग से लेकर के, चोरी से लेकर के, वुमेन्स को मलाइंग और डिफेम करने से लेकर के, सारी चीजों को बहुत खूबसूरत करके, बहुत ज्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी करके कानून को चेंज करने की बात की गई है और अमेंड करने की बात की गई है। क्योंकि नाज़िया जी, ऐसे मामलों में हम सब अक्सर ये देखते आ रहे थे कि तो बेलेबल धाराएं हैं, इसमें तो तुरंत जमानत मिल जाती है, लगने दो ये धाराएं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जिसे कहते हैं लूप होल्स तलाश लेते थे लोग कि कैसे बचा जाएगा। लेकिन जैसे आप ये समझा रहे कि सीधे अंदर कहीं कोई बेल मिलने के चांसेस ही नहीं है, तो वो इस कानून में बहुत सख्ती से रखा गया है। कितने ऐसे मामले हैं जिनमें कि बेल है ही नहीं? देखिए,
अभी तो पूरा क्राइटेरिया जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में जाकर के बैठा है और इसमें 18 स्टेट के कंसल्टेशन है, 22 लॉ यूनिवर्सिटी है, 11 जो है वो रिटायर्ड जजेस हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, कई ऐसे लॉ के प्रोफेसर हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखी है। तो ऐसे लोगों को बैठ करके इसको और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है, और भी लोगों की राय लेकर के इसको और भी अमेंड किया जा सकता है। अभी जहां तक इस बिल के बारे में पढ़ा गया है और जो भी चीजें मेरे पास आई हैं, उस हिसाब से वुमेन सिक्योरिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, भड़काऊ भाषण पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, एविडेंस एक्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, हर उस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है जो पनिशमेंट से दूर और जस्टिस से नजदीक हो जाए। अब अभी देखिए क्या होता है कि जैसे किसी लड़की को कोई दूसरे नंबरों से मलाइन करता है, फेसबुक पे हम लोग बोलते हैं ना कि अब फेसबुक कम हो गया, फेक बुक ज्यादा हो गया, और सबसे ज्यादा गालियां तो मुसलमान मर्दों से मैं सुनती हूँ यहाँ बंगाल में, सबसे ज्यादा। मतलब एक दिन अगर गाली मुझे नहीं दिखती हो तो मैं सोचती हूँ कि शायद आज मैंने कुछ बहुत अच्छा तो नहीं किया है राष्ट्र के लिए, क्योंकि अगर राष्ट्र के लिए मैं अच्छा करती तो मुझे मुसलमान गाली जरूर देते। तो इस तरीके की चीजों के लिए भी मुझे किसी भी पिटिशन को लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेना है, एक मेल करना है ज्वाइंट सीपी क्राइम को और साइबर सेल को के ओसी को एक मेल करना है कि इसको आप ट्रेस कीजिए, और उनको ट्रेस करके विद इन 24 आवर्स उनको पता करना पड़ेगा कि ये आदमी कौन है, और उसको अरेस्ट भी करके मुझे इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो ये तो बहुत आसान हो गया ना, ये तो बहुत आसान हो गया ना। अब आप व्हाट्सएप पर कर सकती हैं, एविडेंस सिर्फ इतना ही चाहिए कि उसका स्क्रीनशॉट खींचा और दे दिया, अपने आप निबटता रहेगा वो, क्योंकि पहले ही सब नहीं था। तो ये वाकई बहुत ऐसे जी। और कहीं ना कहीं अंजू जी एक चीज है कि बीच बीच में छोटी छोटी चीजों के लिए जो वकील पैसा लेते थे, छोटी छोटी चीजों पर जो गरीब आदमी को पैसे निकालने पड़ते थे, थाना विजिट करना है तो पैसा, एक पिटीशन लिखाना है तो पैसा, नेक्स्ट डेट लेना है तो पैसा, वकील थाना में जाकर के हमको कोई जीडी लिखवाना है तो पैसा वकील लेते थे। ये सारी चीजों से जो गरीब लोग हैं उनको बहुत रिलीफ मिला है, क्योंकि वो डायरेक्ट कर सकते हैं अब। बिल्कुल। और आप जैसे कह रही हैं कि स्टैंडिंग कमेटी के पास इन्हें भेजा गया है और वहां से भी बहुत से और बदलाव इसमें हो सकते हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जस्टिस जल्द से जल्द लोगों को मिले, इस बात पर जोर दिया जा रहा है। और जो लोग कानून का फायदा उठाकर बच निकलते थे, जिन्हें जमानत मिल जाती थी, कम से कम उनके पास अब ये गुंजाइश नहीं रहेगी, खासतौर पर उन लोगों के पास जो कि देश को बदनाम करते हैं, देश के खिलाफ काम करते हैं और महिलाओं के साथ अपराध करते हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है और उम्मीद करते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में और ज्यादा सख्ती के साथ इसे लाया जाए और इसे तुरंत लागू किया जाए, तभी शायद उन लोगों के दिलों को ठंडक पहुंचेगी जो सबसे ज्यादा इस वक्त शोर मचा रहे हैं। लेकिन आपने जिस तरह से विस्तार से मेरे दर्शकों को ये सारा कानून के हर पहलू को समझाया है नाज़िया जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थँक्यू सो। जनद्रोह आवाज सामान्यांचा या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.